हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये जो आज की अपनी जो क्लास है वो है क्लास 8th के भूगोल के लिए, जो अपना चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 बच्चों अपना कौन सा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम 2 चैप्टर पढ़ चुके थे। पिछली क्लास में आपने देखा होगा हमने 2 चैप्टर कवर किए थे। तो जो बुक का नाम है ये तो आपको पता ही होगा, जो अपनी क्लास 8th की भूगोल की बुक है, संसाधन एवं विकास। तो आप अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, या फिर आप अदरवाइज इसी चैनल पे आप मेरे वीडियो के साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो देखिए, हमने चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ा था, आपको पता होगा चैप्टर नंबर 1 था हमारा संसाधन। ठीक है, तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में हमने संसाधनों के बारे में सीखा था। संसाधन मानव निर्मित संसाधन हो सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, और आपके जो मानव है वो भी खुद एक संसाधन होता है। तो हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो आप पुराने वीडियोज को भी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो था उसमें हमने संसाधनों में ही हमने पढ़ा था कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें भूमि के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। मृदा, मृदा क्या कैसा संसाधन है, ठीक है, मृदा बनती कैसे है, मृदा को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, ये सब हमने पढ़ा था। जल संसाधन के बारे में भी पढ़ा था बच्चों। पिछली क्लास में हमने प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन ये हमने चैप्टर कवर किया था। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 भी बच्चों क्या है, खनिज और शक्ति संसाधन। अब अपने चैप्टर पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं खनिज और शक्ति संसाधन। तो ये भी क्या है आप बताइए, ये खनिज और शक्ति संसाधन ये मानव निर्मित संसाधन है या फिर आपका प्राकृतिक संसाधन है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे खनिज क्या है, आपके प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, लेकिन खनिजों का उपयोग करके आप अगर कुछ और बना रहे हो, जैसे आप लोहे का जो अयस्क है उससे अगर आप मान लो कुछ लोहे की चीजें बना रहे हो, तो वो मानव निर्मित संसाधन हो जाएंगी। बाकी जब खनिज जब प्राकृतिक रूप में मिलता है, ठीक है, नेचुरल फॉर्म में अगर मिल रहा है, आपका जो मिनरल्स है नेचुरल फॉर्म में अगर वो मिल रहे हैं, तो वो क्या होंगे बच्चों, प्राकृतिक संसाधन। तो इसी में हम प्राकृतिक संसाधन को आगे पढ़ते हुए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं और चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, खनिज और शक्ति संसाधन, इस वाले चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला चैप्टर अपना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सारे एग्जाम्स के लिए, आपके सब, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो आप किसी भी एग्जाम की, क्योंकि इसमें बहुत सारे खनिजों के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ठीक है, धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है, वो सारा आप एक तरीके से देखोगे। फिर इंडिया में कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है वो सब देखोगे। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको लास्ट तक पढ़ सकते हैं। अच्छी तरह से देखते रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, क्री जो है एक लड़की का नाम है, जो भी है क्री, सुकरान से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पे जा रही थी। ठीक है, वो सुकरान एक लड़का है, उससे मिलने वो धनबाद, धनबाद आप जानते होंगे कहाँ पे है, झारखंड में। ठीक है, वहां पे उसके पैतृक स्थान पे मिलने जा रही थी। क्री जो है विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। काला क्षेत्र जैसे आप देख रहे हो ना, ऐसा। सुकरान से वो पूछती है, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। तो सुक्रांत ने कहा कि ये क्षेत्र इसलिए काला है क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है बच्चों, जो कोयला खदान है उसके पास है। आपने कोयला देखा होगा, कोयला कैसा होता है बच्चों, काला। तो जहां पे कोयला खदान होती है वो क्षेत्र कैसा होता है बच्चों, काला होता है। ठीक है, क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयलों को ले जा रहे हैं, सुक्रांत ने उत्तर दिया। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये खदान में खुदाई हो रही है जेसीबी से, और ट्रकों में क्या डाला जा रहा है, कोयला डाला जा रहा है। तो उसने कहा कि ये सभी खनिज कोयलों को ले जा रहे हैं। तो उसने कहा ये खनिज कोयले हैं, इनको लेके जा रहे हैं। अब वो पूछती है कि खनिज क्या है। ठीक है, तो क्री ने पूछा सुक्रांत से कि खनिज है क्या। सुक्रांत कहता है कि क्या आपने कभी नानवाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि जैसे कोई भी बिस्किट बनता है, बिस्किट बनाने में देखो आटा लगता है, आपका दूध लगता है, चीनी लगता है, कभी कभी अंडा भी मिला दिया जाता है। तो इन सब चीजों से जब आपका बिस्किट बनता है, लेकिन जब हम पका हुआ बिस्किट खाते हैं तब हमें ये तो पता नहीं चलता कि इसके अंदर है क्या, तब तो हम बिस्किट को खा लेते हैं। तो उसी तरह से वो कह रहा है कि जब बिस्किट को हम खाते हैं तब बिस्किट के अंदर जो मिली हुई चीजें उनको हम नहीं देख पाते। उसी प्रकार वो कह रहा है कि जो खनिज हैं वो क्या होते हैं, चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं उनमें कई पदार्थ मिले होते हैं, और उन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं बच्चों, मिनरल्स या खनिज कहते हैं। ठीक है, और ये जो खनिज है वो पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। कहीं पे कुछ मिलेगा, कहीं पे कुछ मिलेगा, कहीं कम मिलेगा, कहीं थोड़ा मिलेगा, कहीं ज्यादा मिलेगा, बट ये हर जगह फैले हुए हैं। तो पृथ्वी की चट्टान, पृथ्वी की चट्टान में जो पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं खनिज। तो आपको यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन याद हो जाती है खनिज की। खनिज क्या होते हैं, जो पृथ्वी की चट्टान पर फैले हुए हैं और वो सभी जगह होते हैं। पृथ्वी की चट्टान जिन पदार्थों से मिलकर बनी होती है वही पदार्थ, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं।
या फिर आप कह सकते हो कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज कहलाता है। यानी प्राकृतिक रूप से नेचुरल फॉर्म में प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, यानी कि केमिकल कंपोजिशन हो एक, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एक खनिज कहलाता है। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन सिंपल सी याद हो गई, वह पदार्थ जो नेचुरल रूप में मिलता है और जिसका एक रासायनिक संगठन होता है वो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। खनिज जो है वो सभी पदार्थ स्थानों पे समान रूप से वितरित नहीं है। सही बात है, आप जानते ही हैं कि हर जगह पे खनिज तो मिलते नहीं है, कहीं पे कोई सा खनिज मिलता है, कहीं पे कोई सा खनिज मिलता है, कहीं पे कोई सा खनिज ज्यादा मिलता है, कहीं पे कोई सा खनिज कम मिलता है। तो जो खनिज है वो सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में क्या होते हैं? संकेंद्रित होते हैं। यानी कोई विशेष क्षेत्र में जब मिल सकता है कोई खनिज किसी और क्षेत्र में मिल सकता है, ठीक है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है। सही बात है, कोई खनिज तो ऐसी जगह पे मिलेगा जहां आप जा भी नहीं सकते, जैसे कि बात करें हम आर्कटिक महासागर की, या फिर हम बात करें अंटार्कटिका की, अंटार्कटिका जहां पे बर्फ पड़ती है, आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में आप जा भी नहीं सकते, तो उन क्षेत्रों में जब आप जा नहीं पाओगे बच्चों, तो कुछ खनिज वहां पे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि खनिज नहीं मिलते। तो खनिज जो है वो सब जगह मिलते हैं, बस ये है कि कुछ जगह पे हम खोज सकते हैं, कुछ जगह पे हम नहीं खोज सकते, कुछ जगह पे ज्यादा मिलते हैं, कुछ जगह पे कम मिलते हैं, कुछ जगह पे कोई खनिज मिलता है, कहीं पे कोई खनिज मिलता है, बट खनिज सभी जगह थोड़ा बहुत मिलते हैं, ठीक। खनिज जो है वो विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। अब बात यह है कि खनिज बनते कैसे हैं। खनिज जो है वो अलग अलग परिवेश में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। जैसे हम कोयला की बात कर ले बच्चों, कोयला कैसे बना आपको पता होगा। कोयला कैसे बना, कोयला के बारे में आपको बताते हैं कि जैसे बहुत टाइम पहले पृथ्वी पर जैसे उथल पुथल हुई, तो कहीं पे मान लो कि वनस्पति थी, कहीं पे जीव जंतु थे, वो सब क्या हुए? पृथ्वी के उथल पुथल में वो पृथ्वी के अंदर दब गए। अब पृथ्वी के जब अंदर दब जाएंगे तो ऊपर से जो पृथ्वी का भार है, जो मिट्टी का भार है, वो उन पे पड़ता गया, उस पर वो संपीड़न दाब लगता गया, दाब लगता गया, दाब लगता गया, और धीरे धीरे वो किस में परिवर्तित हो गए बच्चों? कोयला में परिवर्तित हो गए। तो इस तरह से हर चीज, ऐसी प्राकृतिक गैस अलग तरीके से बनी है, तेल अलग तरीके से बना है, तो हर चीज का बनने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, कि खनिजों के बनने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग दशाओं में ये बनते हैं, वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। अब आपको कोयला बनाने में क्या आपने हेल्प की थी? नहीं। तो ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के बनते हैं और प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुण जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण और विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। अलग अलग जो आपने पहली बात की थी खनिज की डेफिनेशन में, कि कोई भी खनिज है वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और उसका एक अलग केमिकल कंपोजिशन होता है, उसका एक अलग रासायनिक संगठन होता है, उसका एक अलग गुणधर्म होते हैं, उसका एक अलग रंग होता है, उसकी अलग तरीके से कठोरता होती है। लोहा अलग तरीके से कठोर है, तांबा अलग तरीके से कठोर है, दोनों की कठोरता अलग अलग है। तो इस तरीके से उनके अलग अलग गुणों के आधार पर आप उनको क्या कर सकते हैं बच्चों? पहचान सकते हैं कि कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों खनिजों के प्रकार। तो अभी तक आपने सीखा कि खनिज क्या है। खनिज अलग अलग दशाओं में बनते हैं, पृथ्वी पे सभी जगह पाए जाते हैं, कहीं पे कम पाए जाते हैं, कहीं पे ज्यादा पाए जाते हैं, बट थोड़े थोड़े मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम खनिजों के प्रकार के, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बच्चों, पृथ्वी पर 3000 से ज्यादा विभिन्न खनिज है, पृथ्वी पर 3000 से ज्यादा खनिज है। लेकिन अगर हम संरचना की बात करें बच्चों, तो संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक, यानी कि अगर पृथ्वी पर हैं तो खनिज बहुत सारे, लेकिन अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना के हिसाब से पृथ्वी पर दो ही तरह के खनिज हैं, एक होते हैं धात्विक और एक होते हैं बच्चों अधात्विक। तो धात्विक खनिज और एक हो गई अधात्विक। धात्विक में आपके दो टाइप के हो जाएंगे, एक हो जाएंगे लौह, एक हो जाएंगे अलौह, ठीक है। एक हो जाएंगे लौह और एक हो जाएंगे अब जो अलौह। तो अब बात करते हैं लौह, अलौह और धात्विक इन सब के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा सा खनिजों को देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। मतलब एक सेल की जो बात करते हैं, जैसे सेल एक चट्टान की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, वो क्या उसमें क्या है कि एक सेल में एक से ज्यादा खनिज भी हो सकते हैं। तो खनिज अवयवों, यहाँ पर देख लियो आप, एक या एक से अधिक खनिज हैं, उनका एक अनिश्चित संगठन है, यानी कि कहीं पे कोई खनिज ज्यादा है, कोई कहीं कोई खनिज की मात्रा ज्यादा है, किसी सेल में किसी में कम हो सकती है। तो सेल क्या होती है? बहुत सारे या एक से अधिक खनिजों के अवयवों का संगठन होती है सेल। सेल जिससे क्या होता है खनिजों का, वह सेल जिससे खनिजों का खनन किया जाता है वो कहलाते हैं अयस्क। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अयस्क क्या है, सेल क्या है। तो वह सेल जिससे खनिजों का क्या किया जाता है, खनन किया जाता है, वह सेल क्या कहलाती है? अयस्क कहलाती है। जैसे लौह अयस्क होते हैं, कहीं पे तांबे का अयस्क होता है, तो उससे क्या है कि हम खनन करते हैं उसी खनिज का। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। यानी 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की जा सकती है, लेकिन 100 अयस्क खनिज हैं जिनसे हम क्या करते हैं बच्चों? अभी तक खनन करते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखो आपने खनिजों में देखा धात्विक, अधात्विक। धात्विक में लौह और अलौह, ठीक है।
अब देखो बच्चों, इसको पढ़ लेते हैं। जो धात्विक खनिजों में धातु जो होती है वो कच्चे रूप में होती है, और धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं। सिंपल सी बात, आपसे अगर कोई पूछे धातु और अधातु में अंतर क्या है, तो सिंपल कह देना आप, धातुएं कठोर होती हैं और धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, बस। अधातुएं कठोर नहीं होती, ये कह सकते हो आप, उतना कठोर नहीं होती, और अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा का संचालन नहीं करती। ये डेफिनेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब हम धातुओं में बात करें तो एक चमक होती है, धातुओं में एक धुती, एक चमक होती है। जैसे लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क, इनके कुछ क्या है उदाहरण है। तो ये क्या है, धातु अयस्क हैं, लौह अयस्क हो गए, बॉक्साइट हो गए और मैंगनीज अयस्क, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। धात्विक खनिज जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, लौह अथवा अलौह। अब लौह खनिज जो होते हैं उनमें लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमोटाइम में लोहा होता है, इनमें क्या है, ये लौह अयस्क है। लौह अयस्क, लौह खनिजों में जैसे लौह अयस्क हो जाएगा मैंगनीज और क्रोमाइट, इनमें क्या होता है, लोहा। और अलोह जो खनिज होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों, लोहा नहीं होता। अलोह, तो आ लगा हुआ मतलब नहीं है, तो इसमें लोहा नहीं है। किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि धात्विक खनिजें क्या होती हैं। धात्विक खनिजों में धात्विक खनिजों में क्या होती है, धात्विक खनिज कठोर होती हैं और चमकदार होती हैं, और ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं, जिसका उदाहरण लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज हो सकता है। फिर आप बोलोगे धात्विक खनिज दो प्रकार के हो सकते हैं, खनिज लौह और अलौह। लौह जो होते हैं उनमें लोहा होता है, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट। अलौह खनिजों में क्या होता है, लोहा नहीं होता, सोना चांदी उनके उदाहरण हो जाएंगे। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती, सही बात है। अधात्विक की बात करोगे तो उनमें तो धातुएं नहीं होती, जैसे चूना पत्थर है, ठीक है, अभ्रक है, जिप्सम है, इन खनिजों के क्या है बच्चों, उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है, अधात्विक खनिज है। पेट्रोलियम और कोयला ये सब भी क्या है, अधात्विक खनिज है। इनमें क्या लोहा मिलता है आपको, नहीं मिलता, तो ये क्या अधात्विक खनिज है। ठीक है, ये धात्विक खनिज है, चमकदार नहीं होती, ऊपर सी बात है कठोर नहीं होती, और ऊष्मा विद्युत का सुचालन नहीं करती है। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, आपकी अधात्विक खनिज। खनिजों को खनन, प्रभेदन और आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। अब आपको इन तीन चीजों को पढ़ना है, खनन क्या होता है, प्रभेदन क्या होता है और आखनन क्या होता है। ठीक है, खनन में खनिजों का निष्कर्षण, अब हम बात कर रहे हैं निष्कर्षण की विधि। निष्कर्षण मतलब खनिजों को कैसे निकाला जाता है। तो खनिजों के निष्कर्षण में तीन तरह की विधि हमने देखी, एक हो गई खनन, एक हो गया आपका प्रभेदन, एक हो गया आखनन। तो खनन, प्रभेदन, आखनन, ठीक है, ये तीन विधि है। खनन में दो विधि और है, विवृत खनन और कूपकी खनन। इनको हम एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। देखो, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। यानी पृथ्वी की सतह, उसके अंदर जो दबी हुई सेल है उनमें से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया वो कहलाती है खनन। यानी पृथ्वी की सतह के अंदर, पृथ्वी की जो सतह है उसके अंदर जितनी भी दबी हुई सेल है उनसे खनिजों को बाहर निकालना वो क्या कहलाता है बच्चों, खनन कहलाता है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है, खनिज जो कम गहराई में स्थित है, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। जैसे खनन आपको पता चल गया। तो अब खनन में जो विवृत खनन है वो होता है कि जैसे मान लो कि हल्के से ही 5-7 हाथ नीचे या फिर थोड़ा सा नीचे अगर कोई आपका खनिज मिल जाता है, तो जो कम गहराई में उनको जो पृष्ठीय सतह को हटा के निकाल लेते हैं, खोद के निकाल लेते हैं हल्का सा, वो हो जाता है विवृत खनन। ठीक है, और खनन वेदन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूप की खनन कहते हैं। अगर आपको कुछ मान लो कि बहुत ज्यादा गहराई में से कुछ खनिज निकालने हैं तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, कूप की खनन। कूप क्या होता है बच्चों, आप जानते हो, कुआं। तो एक कूपक बनाए जाते हैं, मतलब अंदर तक के कुएं टाइप के बनाए जाते हैं, उनमें से फिर उन खनिजों को निकाला जाता है। वो क्या कहलाता है बच्चों, कूप की खनन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कूप की खनन। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम है बहुत नीचे से निकालते हैं, प्राकृतिक गैस है वो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। अब कूप की खनन आपको समझ में आया। अब वो बात आती है प्रवेदन की। तो प्रवेदन क्या होता है कि जो पेट्रोल है, जो आपका प्राकृतिक गैस है, ये जमीन के बहुत अंदर पाए जाते हैं, धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं बच्चों। आपने देखा होगा समुद्र में ऐसे बड़ी बड़ी मशीन लगाते हैं, वहां पे फिर ड्रिल करके, ये देख रहे हो आप इस तरह की, ऐसे ड्रिल करके उसमें पानी में और फिर खुदाई करते हैं बहुत नीचे तक कुएं टाइप का, और वहां से फिर आपका कोयला नहीं सॉरी, ये आपके क्या बोलते हैं प्राकृतिक गैस और ये आपके तेल निकाले जाते हैं। तो इसके लिए बहुत अंदर तक क्या बच्चों, कूप की खनन बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत अंदर तक गहराई तक खुदाई की जाती है, गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे बोला जाता है प्रवेदन। इसे क्या बोला जाता है, प्रवेदन। कूप की खनन की जो विधि है उसी को ही बोलते हैं प्रवेदन। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे कहते हैं आखनन। और जो सतह के पास में जो खनिज है उनको जिस विधि से निकाला जाता है खोद के, उस विधि को बोला जाता है आखनन। ठीक है, सतह के पास में जो खनिज होते हैं उनको जिस आसान विधि से खोद के निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आखनन।
अब चलो बच्चों आगे चलते हैं। आपने खनन की विधि देखी, आपने देखा खनन में क्या है, विवृत खनन, कूपकी खनन, प्रवेदन और आखनन। ठीक है, विवृत खनन, कूपकी खनन, प्रवेदन और आखनन, ये आपने देख लिया, खनन की विधि हो गई। अब बच्चों देखो खनिजों का वितरण। ठीक है, खनिजों का वितरण, खनिजों का मतलब पूरे विश्व में कैसे वितरण है, कैसे कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। देखो खनिज जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं, ये तो हमने देख लिया। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायंत्रित सेलों में, जबकि कुछ अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। देखो खनिज आग्नेय सेलों में भी पाए जाते हैं, अवसादी सेलों में पाए जाते हैं, कायंत्रित। तो अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं क्या होती हैं आग्नेय सेलें क्या होती हैं, कायंत्रित सेलें क्या होती हैं, अवसादी सेलें क्या होती हैं, तो क्या आपको याद है? ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आग्नेय सेल क्या होती है, अवसादी सेल क्या होती है, कायंत्रित। ठीक है, क्लास 6 में 7 में मैंने आपको पढ़ाया था। तो मैं आपको बता दूं, एक थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। देखो आग्नेय सेल जो होती हैं, जिनको इग्निशियस रॉक बोलते हैं, वो क्या होती है कि जब जैसे आपका ज्वालामुखी होता है, जो बहुत अंदर से जब आपका लावा निकलता है प्योर फॉर्म में, और वो बाहर आके जब ज्वालामुखी के उद्गार से मुख से निकल के बाहर आके जो ठंडा हो जाता है, तो जो सेलें बनती हैं उनको बोलते हैं बच्चों आग्नेय सेल। उनको क्या बोलते हैं बच्चों? इग्निशियस सेल। ये प्योर फॉर्म में होती है। और जब आग्नेय सेलें जब धीरे धीरे टूट टूट के हवा से या अपरदन से कैसे भी अपरदित होती हैं, अपसे होती हैं, और कहीं दूसरे स्थान पे हवा के द्वारा या पानी के द्वारा जमा दी जाती हैं, और वहां पे वो जम जाती हैं, तो वो बन जाती हैं आपकी अवसादी सेल। वो होती हैं आग्नेय से अवसादी सेल। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और आग्नेय सेल और अवसादी सेलों पर जब हवा का, वायु का या फिर टेम्परेचर का इस तरह की क्रियाएं होती हैं और दबाव पड़ता है, तब वो दूसरी फॉर्म में, दूसरी रॉकों में जब परिवर्तित हो जाती है, तो उनको बोलते हैं बच्चों कायंत्रित सेल, मेटामॉर्फिक सेल। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो खनिज है वो आपके आग्नेय सेलों में भी मिल सकते हैं, अवसादी सेलों में भी मिल सकते हैं, और आपके कायंत्रित सेलों में भी मिल सकते हैं। धात्विक खनिज जो होते हैं वो आग्नेय और कायंत्रित सेल समूह, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। अब आपसे बात करते हैं हम धात्विक खनिज की। तो धात्विक खनिज कहाँ मिलेंगे? अब बात तो हो गई कि सारी सेलों में कुछ कुछ खनिज मिलते हैं, लेकिन अगर हम धात्विक खनिजों की बात करते हैं तो धात्विक खनिज मिलते हैं बच्चों आपके इग्निशियस सेलों में, आग्नेय सेलों में, और आपके कायंत्रित सेलों में मिलेंगे। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ऑन्टेरिया में तांबा, निकेल के इच्छेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायंत्रित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। तो ये आप याद कर सकते हो कि उत्तरी स्वीडन में क्या है, लौह अयस्क मिलता है, ऑन्टेरिया यानी कनाडा में तांबा और निकेल के अच्छे मिलते हैं, और दक्षिण अफ्रीका वाला जो पोर्शन है उसमें क्या मिलते हैं बच्चों आपके, दक्षिण अफ्रीका वाले पोर्शन में क्या मिलता है आपका बच्चों, निकेल, क्रोमाइट और पेट्रोलियम, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे निकेल, क्रोमाइट और पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, और कनाडा वाले पोर्शन में क्या मिलता है आपका यहाँ की कनाडा है ना, यहाँ पे क्या मिलता है बच्चों आपका, कनाडा वाले में तांबा मिलता है। ठीक है, और निकल। ठीक है, और उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क। ठीक, अब मैदान और नवीन बलित पर्वतों के अवसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो अवसादी सेल हैं उनमें अधात्विक खनिज मिलते हैं, जैसे चूना पत्थर हो गए, ठीक है, कोयला हो गया, ये सब चीजें वहां पे पाई जाती है, जिप्सम, अब्रक, ये सब। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे यूक्रेन में क्या मिलता है बच्चों, मैग्नीज निक्षेप। अभी यूक्रेन वाला याद कर सकते हो क्योंकि यूक्रेन वॉर तो चल रहा है ना, तो आप याद रख सकते हो। यूक्रेन में क्या है, मैग्नीज निक्षेप। अल्जीरिया में क्या है, फॉस्फेट, अल्जीरिया में क्या है, फॉस्फेट। और फ्रांस में क्या है, चूना पत्थर। ठीक है, ये सब वहां पे पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। खनिज, पेट्रोलियम, ये सब कहाँ मिलते हैं, अवसादी में। तो आपसे देखो बच्चों, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा, पूछा जाएगा धात्विक खनिज किन सेलों में पाए जाते हैं, आग्नेय और अवसादी, आग्नेय और कायांतरित। तो आंसर क्या होगा बच्चों, आग्नेय और कायांतरित में धात्विक पाए जाते हैं, और अधात्विक किसमें मिलते हैं बच्चों, अवसादी सेलों में। आगे चलते हैं बच्चों, देखो अब हम बात करते हैं हर एक जैसे वर्ल्ड की, अब हम वितरण की बात कर रहे हैं ना कि खनिज कैसे कैसे पाए जाते हैं। अब हम एशिया, यूरोप, अफ्रीका, मतलब हम एक तरह से महाद्वीपों के हिसाब से बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, अब बात करते हैं एशिया की। एशिया में क्या है, चीन और भारत के पास लौह अयस्क निक्षेप है, यानी चीन और भारत के पास में क्या है बच्चों, लोहा है। यानी चीन और भारत में क्या मिल रहा है बच्चों, लोहा। ठीक है, लौह अयस्क। तो ये एशिया है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एशिया में रहते हैं, तो इसलिए हमें एशिया के बारे में तो पता रहना चाहिए। तो ये याद कर लीजिए आप, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन भी करता है, यानी एशिया महाद्वीप अकेला विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। कौन, एशिया। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिए। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से एक है, यानी कि टिन उत्पादक पूरे वर्ल्ड का 50% अकेला एशिया कर देता है। सोच रहे हो आप, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया ये सब मिलकर कितना कर रहे हैं, आधे से ज्यादा कर लेते हैं, मतलब अग्रणी टिन उत्पादक है।
चीन जो है वो सीसा, एंटीमनी एवं टंगस्टन के उत्पादन में भी क्या अग्रणी है। ये सारा चीन जो है ना हर जगह आगे रहता है, इनके पास में खनिज भी मिल गए भाई, देख रहे हो आप, टिन मिल गया, सीसा मिल गया, मतलब सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन, टिन, लोहा, सारे खनिज तो ये लेके बैठा हुआ है, इससे कैसे टक्कर दें भाई। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकिल, जस्ता और तांबा के भी क्या है बच्चों निक्षेप है। यानी कि एशिया में क्या है, मैग्नीशियम मिल रहा है, बॉक्साइट, निकिल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप है। लेकिन एशिया में मेनली अगर बात करी जाए तो लौह निक्षेप बहुत अच्छा है, क्योंकि चीन और भारत के पास में है, और टिन भी बहुत अच्छा है एशिया में, मतलब मिलता है, बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। बाकी उसके अलावा बात करेंगे तो सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन, इसमें भी चीन हमारा आगे है। और एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता और तांबा के भी बच्चों क्या मिलते हैं, निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए बच्चों, यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। यानी यूरोप में, विश्व में, पूरे वर्ल्ड में लौह अयस्क का सबसे अग्रणी उत्पादक कौन है, यूरोप है। ठीक है, जैसे हमारा एशिया किस में अग्रणी उत्पादक है, टिन में, ऐसे यूरोप किस में उत्पादक है बच्चों, इसमें, ये लौह में। बाकी भारत और चीन में लौह अयस्क मिलता है नो डाउट, लेकिन यूरोप सबसे ज्यादा लौह का उत्पादन करता है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश है। यानी रूस में, यूक्रेन में, भाई यूक्रेन पे ऐसे तो ना वॉर की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन में कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा, रूस को दिख रहा है ना फायदा, जमीन मिल रही है, ऊपर से लौह अयस्क का विशाल निक्षेप है यूक्रेन में, रशिया में तो है ही है। स्वीडन और फ्रांस, इन सब कंट्रीज में क्या है बच्चों, किसके निक्षेप पाए जाते हैं, किसके लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। यानी कि इस वाले रूस में पाए जाते हैं क्या क्या, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप। ठीक, ये सब इनमें पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में। उत्तरी अमेरिका कहाँ पे हो गया, ये वाला क्षेत्र जो है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या है कि क्या क्या पाया जाता है, 3 क्षेत्रों में, ये आप देख रहे हो, ये पूरे इन क्षेत्रों में ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, आपका खनिज निक्षेप पाया जाता है ग्रेट लेक के उत्तर में। ठीक है, कनेडियन शील्ड प्रदेश और अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क, निकिल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन ये कनेडियन शील्ड प्रदेश में, कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है। ये अमेरिका में देखो सोना चांदी भी मिल रहा है, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी। अभी तक सोना चांदी कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन अमेरिका में मिल गया। तो पश्चिमी कार्डिलेरा, ये याद रख लेना, कार्डिलेरा, पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के निक्षेप पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दक्षिणी अमेरिका की। ठीक है, तो हमने एशिया देखा, ये वाला क्षेत्र देखा, यूरोप वाला देख लिया, और हमने उत्तरी अमेरिका देख लिया। ठीक है, ठीक, तो एशिया में क्या क्या था, लौह अयस्क चीन और भारत के पास में था। ठीक है, और विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन भी हम ही कर रहे हैं, जिसमें चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया सबसे आगे हैं। और एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकिल, जस्ता और तांबा के निक्षेप मिलते हैं। और चीन जो है वो सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन में भी आगे है। हमने बात की यूरोप में, तो यूरोप में लौह अयस्क बहुत ज्यादा था, अग्रणी था। और रूस, यूक्रेन और स्वीडन इसमें, और फ्रांस, इनमें क्या है, लौह अयस्क बहुत ज्यादा मिल रहा है, रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में। ठीक है, फिर हमने बात की कि तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप जो है यूरोप और यूरोपीय देशों में पाए जाते हैं, यानी तांबा, जस्ता ये सब भी मिल रहा है। फिर हमने बात की उत्तर अमेरिका में 3 क्षेत्रों की बात की। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। हमने देखा कि लौह अयस्क जो है वो लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन ये सब हो रहा है कनाडियन प्रदेश में। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम वो कनाडियन प्रदेश में हो रहा है, तांबे का खनन। उसके अलावा जो कोयले का अपलेशियन प्रदेश में हो रहा है, ये याद रखना कि उत्तरी अमेरिका में ही पूछा जाएगा कि उत्तरी अमेरिका में कोयले का खनन किधर होता है, तो आप बोल देना कि अपलेशियन प्रदेश में होता है। फिर बोल देंगे पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता ये सब बोल देना, और सोना चांदी के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे थे बच्चों। अब नीचे वाला जो उत्तरी अमेरिका के नीचे है ना बच्चों, ये वाला, ये हमारा क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्षेत्र देखो बच्चों दक्षिण अमेरिका। ब्राजील जो है वो विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूछा जाएगा आपसे, लौह अयस्क देखो बहुत जगह मिल रहा है, लेकिन उच्च कोटि का, हाई क्वालिटी का लौह अयस्क दक्षिण अमेरिका में कहां मिलता है, तो ब्राजील। कहां मिलेगा बच्चों, ब्राजील। किसका लौह अयस्क का सबसे अच्छा बड़ा उत्पादक है, ब्राजील। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। चिली और पेरू कहां किसके उत्पादक है, तांबे के। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादक हैं।
ब्राजील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादक कौन है? ब्राजील और बोलीविया। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एवेस्टेट और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। यानी दक्षिण अमेरिका में हीरे की भी खान है, याद रख लेना भैया, हीरा की बात हुई है पहली बार। तो दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एवेस्टेट और हीरा, ये सब रहता है। खनिज तेल कहाँ मिलता है? वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में खनिज तेल भी बच्चों पाया जाता है। तो खनिज तेल भी मिल गया अब यहाँ पे, ठीक है। खनिज तेल की बात हो गई, खनिज तेल की अभी कहीं बात नहीं हुई थी, तो अभी दक्षिण अमेरिका में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अफ्रीका। अफ्रीका जो है खनिज संसाधनों में धनी है, ठीक है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? हीरा, सोना और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है बच्चों? यानी सबसे बहुमूल्य चीज तो यही मिल रही है अफ्रीका में, ठीक है। कौन कौन सी? हीरा, सोना और प्लेटिनम। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादक करते हैं। यानी दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे और जायरे, ये सब क्या है कि साउथ अफ्रीका की बात करें और आपका जिम्बाब्वे और जायरे, ये क्या है कि वर्ल्ड का एक सोने का बहुत बड़ा भाग तो ये खुद ही उत्पादित करते हैं, ठीक है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। यानी तेल कहां पर मिलेगा बच्चों? नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में, ठीक है। हरा हीरा एक दुर्बलतम हीरा होता है। हरा जो कलर का हीरा है वो एक दुर्बलतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैल है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ पश्चात, ठीक है। विश्व की यानी सबसे प्राचीन शैल कहाँ है? वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। अब बात कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखो हर कंट्री कुछ ना कुछ सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको ये नहीं ध्यान रखना कि कौन सी कंट्री में क्या मिल रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो कंट्री, वो एरिया में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का हो रहा है, वो वही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? बॉक्साइट का है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा उत्पादक किसका हो गया बच्चों? बॉक्साइट का, ठीक है। और जैसे हीरा, सोना और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक अफ्रीका हो गया। दक्षिण अफ्रीका अमेरिका किसका हो गया? उच्च कोटि के लोह का, जिसमें ब्राजील हो गया। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी हो गए। तो आपको याद रखना है कौन सा किस चीज में अग्रणी है। यह सोना, अब जो ऑस्ट्रेलिया है वो सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगोरली और कूलगार्डी क्षेत्र में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। ये याद रख लेना, ये कौन से क्षेत्र हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगोरली, 2-3 बार बोलो, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगोरली, कालगोरली, कालगोरली और कूलगार्डी, कूलगार्डी, इसमें क्या है? सोने के बड़े निक्षेप हैं। कालगोरली और कूलगार्डी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगोरली और कूलगार्डी। अंटार्कटिका, विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। यानी अंटार्कटिका में भी लोगों ने खोज कर ली। बताओ अंटार्कटिका में इतनी बर्फ पड़ती है, वहां पे भी मतलब कतई खोदने में लगे पड़े लोग, ठीक है। खुदाई तो खैर नहीं हो रही होगी उतनी ज्यादा, बर्फ इतनी ज्यादा है, निकालना बहुत डिफिकल्ट है, बट उन्होंने ये पूर्वानुमान लगा लिया है कि वहां पे भी लोहे के वहां पे भी निक्षेप हैं और लौह अयस्क, सोना, चांदी वहां पे भी मिलेगा, तेल वहां पे भी मिलेगा। तो ये हुई हमने एक तरह से किसकी बात की? हमने सारे महाद्वीपों की बात की, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा खनिजों के उपयोग, हम उपयोगों की बात करते हैं कि खनिजों के क्या क्या उपयोग होते हैं। देखो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तो हम भारत में अंदर जाएंगे, अभी तो हमारे लिए तो देखो वर्ल्ड तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। एक आध क्वेश्चन में भी अगर पूछ लें तो आपको थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए किस क्षेत्र में कौन सा किस क्षेत्र में अग्रणी है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में एक हीरा की और ये सब है, तो ये थोड़ी थोड़ी याद रहनी चाहिए। बाकी जो मेन है वो इंडिया वाला देखना है, वो भी जो आएगा कि इंडिया में किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। देखो खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। आप जानते हैं कि रत्न आभूषण में बनाने में जो खनिज यूज होते हैं वो तो कठोर होते हैं ना, हीरा और ये सब, मोती, पन्ना। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। तांबा तो देख रहे हो आप आजकल, देखते हो कॉपर तो हर जगह, वायरिंग में हर जगह, सिक्के बनाने में, पाइप बनाने में, हर जगह कॉपर यूज होता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। और जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन वैली जैसे हमारे बेंगलुरु को बोलते हैं, सिलिकॉन जो है वो तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन तो आप जानते हैं बहुत जगह यूज होता है सिलिकॉन, ठीक है। क्योंकि सिलिकॉन जो है आपका वो किस में यूज होता है बच्चों? वो बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? कंप्यूटर उद्योग में जो चिप्स बनती हैं वो किससे बनती है बच्चों? आपकी सिलिकॉन से बनती है। वो किससे मिलता है सिलिकॉन? सिलिकॉन पूछ ले जाएगा आपसे, पेपर में आ जाएगा कि जो सिलिकॉन है जो कंप्यूटर उद्योग में यूज होता है वो कहां से प्राप्त होता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए ऑप्शन में, क्वार्ट्ज। किससे प्राप्त होता है बच्चों? क्वार्ट्ज से। एल्यूमिनियम जिसे
उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक होता है। तो ये सब इनके उपयोग है। एल्यूमिनियम के भी बहुत सारे उपयोग हैं। आप जानते हैं एल्यूमिनियम बर्तनों में यूज होता है, हवाई जहाज किसके बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम हल्का होता है, कठोर होता है, ठीक ठाक होता है, ठीक है। तो इसलिए इन सब का उपयोग भी किया जाता है। और एल्यूमिनियम किससे मिलता है, इसके अयस्क बॉक्साइट से मिलता है। अब बात कर लेते हैं खनिजों का संरक्षण। देखो खनिजों के बारे में हमने देखा, खनिज कहाँ मिलते हैं वर्ल्ड में, ये सब देखा। कौन सा खनिज क्या होते हैं, धात्विक, अधात्विक, ये देखा। लौह क्या होते हैं, अलौह क्या होते हैं, ये सब हमने देखा। खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, खनन विधि जो होती थी, विव्रत विधि और कूप की विधि देखी, खनन प्रवेदन देखा और आखनन देखा। उसके बाद हमने देखा कि खनिज जो है वो वर्ल्ड में कहाँ मिल रहे हैं। फिर हमने खनिजों के उपयोग देखे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों खनिजों का संरक्षण। देखो खनिजों का संरक्षण तो जरूरी है ही, आप जानते हैं। खनिज क्या किस तरह का, मैं आपसे पूछूं, बताइए बच्चों। खनिज जो है वो प्राकृतिक संसाधन है और मानव निर्मित संसाधन, मानवीय संसाधन है। तो आप कहोगे खनिज जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। अब मैं पूछता हूं आपसे, खनिज जो है वो नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय? तो आप कहोगे बच्चों ये अनवीकरणीय, क्योंकि इसकी जो निर्माण की दर है वो बहुत स्लो है और इसको हम यूज करेंगे तो खत्म हो जाएंगे कुछ टाइम पे। तो इसलिए ये क्या है, अनवीकरणीय है, ठीक है। तो खनिज क्या है बच्चों, अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचरण में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत ही धीमी होती है। यानी बनने में, भाई कोयला बनने में आपको क्या लगता है कि एक 10 साल में 100 साल में कोयला बन जाता है? हजारों लाखों वर्ष लगते हैं कोयला बनने में। तो इनके अब आप खर्च करने में तो थोड़ा सा टाइम लगाते हो। तो जो इनकी उपभोग की दर है, मानवीय उपभोग की दर है, वो निर्माण की, मानवीय उपभोग की दर जो है वो तो ज्यादा है, लेकिन निर्माण की दर क्या है, बहुत धीमी है, स्लो है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। देखो खनन की जब प्रक्रिया होती है, जब हमें खोदते हैं, कोयला को हम खोदते हैं, प्राकृतिक गैस या कोई भी चीज निकालते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत बर्बादी होती है। तो हमें सबसे पहले तो उस बर्बादी को भी कम करना है, ठीक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को क्या किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। हमें धातुओं को क्या करना चाहिए, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करना चाहिए। हमें हर चीज का रिसाइकलिंग करना चाहिए। प्लास्टिक का रिसाइकलिंग कर रहे हैं आजकल, क्यों जोर दिया जाता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर? क्योंकि प्लास्टिक से बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो उसका भी रिसाइकिल कर रहे हैं। हर चीज का रिसाइकिल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हम उससे उपयोग को कम कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं, खनिजों का हम संरक्षण कर सकते हैं और इनकी बर्बादी को रोक सकते हैं। अब बात करते हैं हम शक्ति संसाधन, ठीक है। अब बात करते हैं खनिज हो गया। देखो खनिजों का इतना ही था इसमें, यहाँ पे ये था ना खनिज, तो ये वाला खनिज खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे हम शक्ति संसाधन, ठीक है। देखो बच्चों देखिए, सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर यानी गीजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उसके लिए ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। तो आप देख रहे हो, गीजर की बटन दबा रही हैं, ब्लेंडर से आप क्या कर रहे हो, आप जूस बना रहे हो, आयरन कर रहे हो, उसके कपड़ों पे प्रेस इस्त्री कर रहे हो। इन सब के लिए क्या यूज हो रही है, इन सब के लिए क्या यूज हो रही है, विद्युत। आप समझ पा रहे हो ना, इन सब के लिए क्या जरूरी है आपके लिए, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। सन्नी क्या आपने स्नान कर लिया, आओ अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। गैस स्टोव पे क्या बना रही है बच्चों, खाना बना रही है, ठीक है। उसमें भी कौन सी यूज हो रही है, उसमें गैस में क्या यूज हो रही है, प्राकृतिक गैस आपकी यूज हो रही है, ठीक है। जो भी आपकी क्या होती है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब विद्यालय जाते समय सन्नी बत्ती और पंखों के बटन का बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरण गजट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। तो देखो बच्चा जो है वो लाइट को बंद करना भूल जाता है, तो माँ उसको बंद करती है लाइट्स को, बोलती है देखो ये जो विद्युत है, ये जो विद्युत उपकरण है, ये जो बिजली की खपत करते हैं, इन पे हमारी अधिक से अधिक क्या हो रही है, डिमांड हो रही है, अधिक से अधिक इनकी मांग बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखो सबको लगती है, पहले गांव में आप देखते होंगे, आपके गांव में आसपास में पहले उतने विद्युत के उपकरण नहीं होंगे। पहले गांव में एक आध घर में टीवी हुआ करती थी, लेकिन आज आप देखते हैं हर घर में टीवी है। पहले हर घर में एसी नहीं थी, आज देखते हो आप हर घर में, ऑलमोस्ट गाँव में, शहरों में एसी लगी हुई है। इतनी सारी एसी लगी हुई है, इतने सारे फ्रिज हो गए, क्योंकि आपकी क्या है कि इन पे आपकी जो एक तरह से आवश्यकता है इन चीजों की, और एक तरह से आप इन पर निर्भर होते जा रहे हो धीरे धीरे। पहले मोबाइल फोन कहाँ थे, आज आप मोबाइल फोन पर डिपेंडेंट हो। पहले लैपटॉप नहीं थे, लैपटॉप पर डिपेंडेंट हो। पहले इंटरनेट का इतना साधन नहीं था, पहले 250-300 रुपए में 1 GB नेट आता था एक महीने के लिए। लोग एक MB बचा बचा के यूज करते थे। आज देख रहे हो आप दिन का 1 GB यूज कर देते हो, 2 GB यूज कर देते हैं लोग। तो ये सब क्या है कि हमारी जो लेविशनेस आ रही है, हमारी जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, तो हमारी इन टेक्नोलॉजी पे, हमारी जो विज्ञान है, साइंस है, इस पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। हम इस पे क्या होते जा रहे हैं बच्चों, डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इन चीजों पर डिपेंड हो रहे हैं, हम विद्युत का ज्यादा यूज कर रहे हैं, हम पहले वाहन इतने नहीं थे, पहले इतने घर गाँव में 1 आध गाड़ी हुआ करती थी, अब आप देख रहे हो हर घर में गाड़ी है, ठीक है। जरूरत है या नहीं, लेकिन फिर भी गाड़ी है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, देखो प्राकृतिक संसाधन तो आपके फिक्स हैं, खनिज संसाधन आपके फिक्स हैं, लेकिन आप तेल का ज्यादा यूज होगा,
ऑब्वियस ही बात है ना, तेल ज़्यादा यूज होगा, गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी, प्रदूषण ज़्यादा होगा, तो इससे जो है खनिज संसाधन या शक्ति संसाधनों पे क्या पड़ रहा है, एक बोझ पड़ रहा है, क्योंकि शक्ति संसाधन हुए, खनिज संसाधन हुए, एक फिक्स है, ठीक है। तो इन पे क्या हो रहा है, एक तरह से बोझ पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है कि हमारी जो मांग है वो बढ़ती जा रही है और जो पूर्ति करने की जो क्षमता है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इसी वजह से क्या पेट्रोल और इनके क्या भाव बढ़ते जाते हैं, ठीक है। पहले क्या था, मांग कम थी, पूर्ति भी उसी हिसाब से होती थी, तो तेल भी उसी हिसाब से आपका 30-40 रुपए लीटर चलता था, है ना। अभी क्या हुई, आपकी मांग बढ़ रही है लेकिन पूर्ति उतनी नहीं हो पा रही, तो प्राइस बढ़ते जाते हैं। आपकी तो डिमांड और सप्लाई का सिंपल कंसेप्ट है ना, कोई भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई आप नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा बच्चों उस केस में, ऑब्वियस सी बात है, उसके रेट बढ़ते जाएंगे। तो इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस प्रचालन से हमारी जीवन शैली में क्या आ रहा है बच्चों, परिवर्तन आ रहा है। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे शक्ति हो गई, हमारी पावर हो गई, हमारी पावर नहीं सॉरी शक्ति, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से शक्ति, भाप की शक्ति या कोई भी शक्ति की बात कर रहे हैं, और जो ऊर्जा होती है वो हमारे जीवन में क्या बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, हम अगर बात करें तो उद्योग हो गए, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की हमें क्या आवश्यकता है, आवश्यकता होती है। हमें हर चीज के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है, लाइट की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी अब हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों की। तो ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत स्रोत और आपके हो गए गैर परंपरागत स्रोत। जैसे हमने खनिजों में कहा था ना, नवीकरणीय अनवीकरणीय, ऐसे यहाँ पे होते हैं परंपरागत स्रोत ऊर्जा के और गैर परंपरागत स्रोत। तो अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, परंपरागत स्रोत क्या है और गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, आप जानते ही होंगे। परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे होते हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। परंपरागत मतलब ट्रेडिशनली हम इनको यूज करते आ रहे हैं अब तक, ठीक है, ये इस तरीके से सोचो आप। परंपरा मतलब ट्रेडिशन, मतलब हम इसको लंबे समय से अभी तक यूज करते आ रहे हैं, वो हो गए आपके परंपरागत स्रोत। जैसे कि आपके ईंधन एक लंबे समय से यूज होता आ रहा है, जैसे आपको हो गया जीवाश्म ईंधन, एक लंबे समय से हम इनको यूज करते जा रहे हैं, तो ये हो गए आपके परंपरागत स्रोत। अब हम बात कर लेते हैं ईंधन की। परंपरागत स्रोत में क्या हो गया आपका एग्जांपल ईंधन। तो ईंधन जो होता है वो उसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। ईंधन का तो उपयोग जानते ही हैं। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। यानी अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आज के टाइम पे भी 50% से ज्यादा हम जो ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है बच्चों, ईंधन से मिलती है, लकड़ियों से, इन सबको जला के, ठीक है, खाना बनाने के लिए और सब चीजों के लिए। अब देखो बच्चों, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो अपनी बुक में, आप यहाँ पे लिखा हुआ बीच में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। इसमें ऊपर की तरफ है, यहाँ पे है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ठीक है। अब हम इनके लाभ देख लेते हैं। खनिज तेल, खनिज तेल जैसे आपकी बात करें हम, खनिज तेल में आप कह दोगे क्या एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, खनिज तेल में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ये पेट्रोल और आपका डीजल, ठीक है, ये हो गए खनिज तेल। खनिज तेल का लाभ ये है कि ये आसानी से परिवहनीय है, हम इनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इनका ट्रांसपोर्ट आसानी से कर दिया जाता है। ट्रेन में टैंकर्स लगा के या फिर रोड पे टैंकरों के थ्रू इनका क्या हो जाता है, एक तरह से परिवहन कर दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और पेट्रो रसायन उद्योग का ये क्या होते हैं, आधार होते हैं। जो हमारे जो पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें जो केमिकल्स का यूज होता है, यहाँ पे तेल का यूज होता है, वहां पे क्या होते हैं बच्चों, उद्योग का एक तरह से आधार होते हैं, ठीक है। कौन, खनिज तेल। जैसे हम बात करें अगर हम प्राकृतिक गैस की, तो प्राकृतिक गैस को भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, पाइपलाइन बिछा के। आप देखते हैं रसिया से कितना प्राकृतिक गैस जो सब ये कहाँ जाता है, ये यूरोपियन कंट्रीज में जाता है, क्योंकि वहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ता है ना, इसलिए तो यूरोपियन कंट्रीज आपको लग रहा है रसिया से ज़्यादा टक्कर नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो सीधा प्राकृतिक गैस की सप्लाई बंद और वो ठंडे से मर लेंगे यूरोप वाले। तो ये जो प्राकृतिक गैस है इसको भी क्या बच्चों आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन से ले जाया जा सकता है। और तेल और कोयले से ज़्यादा स्वच्छ होता है, ये तो आप जानते हैं। जैसे सीएनजी या एलपीजी की बात करें तो ये तो इतना प्रदूषण नहीं करता जितना आपका तेल और कोयला करता है, और तेल से थोड़ा बहुत सस्ता भी पड़ता है, आप तो जानते ही है ना, इसलिए तो सीएनजी गैस गाड़ियाँ आ रही हैं आजकल, एलपीजी की गाड़ियाँ ले रहे हैं लोग। अब हानि क्या है इसकी, हानि ये है कि तेल जो है अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपक्षय। कभी कभी क्या हो जाएगा, तेल का ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अधिप्लावन मतलब फैल गया कहीं पे तेल, या फिर कहीं पे तेल का क्या होगा, ज़्यादा यूज कर लिया, ठीक है, उससे धुआं हो गया, तो उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या होता है, नुकसानदायक होता है। गैस रिसाव, कहीं कहीं पे मान लो गैस लीकेज कर गई कहीं पे, ठीक है, गैस लीकेज कर गई तो आपके वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर को क्या कर देगी, कम कर देगी। दूसरा है निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा, कहीं कहीं पे ऑयल का और इनका ज्यादा यूज होता है तो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा आप जानते होंगे ना, कभी कभी जैसे ताजमहल के आसपास, इसीलिए तो ये इंडस्ट्रीज को बंद कर रहे हैं ना, क्योंकि वहां पे अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा से क्या होता है कि जो ताजमहल का जो रंग है वो थोड़ा सा फीका पड़ता जा रहा है, ठीक है, सफेद संगमरमर पे, तो इसलिए इन सब को भी
ये क्या होता है, अम्लीय वर्षा को भी मतलब एक तरह से बढ़ावा देते हैं, ये जो आपके खनिज तेल और ये सब होते हैं। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि नए ईंधन का हम क्या कर सकते हैं, अन्वेषण खोज इतनी आसान नहीं होती। अभी भी हम पुराने जैसे पेट्रोलियम, रासायनिक, इन्हीं चीज़ों पे क्या है डिपेंडेंट है, पेट्रोल, तेल, इन चीज़ों पे अभी नई चीज़ों की कोई खास खोज हो नहीं पा रही है। अगला है ईंधन। ईंधन क्या है, सुप्राप्य, आसानी से प्राप्त हो जाता है। गांव में ईंधन, लकड़ी आप जानते हैं, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। और वैसी बात है ग्रामीण क्षेत्र में आज भी 50% लोग, अभी बोला ना इसने, कि ईंधन पे डिपेंडेंट है। तो ईंधन के ये लाभ हो गए। हानि तो ये है कि संग्रहण करने में अधिक समय, संग्रहण में अधिक समय, उपयोग प्रदूषण फैलाने वाला, प्रदूषण बहुत फैलाता है, और प्रदूषण के साथ साथ हीट भी देता है, तो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, और निर्वनीकरण है, ठीक है यानी वनों की कटाई होती है ईंधन की वजह से, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कोयला। कोयला के लाभ यह है कि विस्तृत रूप से उपलब्ध है, बहुत बड़े क्षेत्र में कोयला मिल जाते हैं, कोयला के विशाल भंडार हैं, और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोयला एक सस्ता पड़ जाता है, तो वहां पे भी इसका उपयोग होता है। लेकिन हानि यह है कि ये प्रदूषण का स्रोत है। कोयले से भी क्या होता है बच्चों, प्रदूषण होता है, और परिवहन के लिए थोड़ा सा भारी पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोयले में थोड़ा सा ज्यादा खर्चा आता है, ठीक है। जल विद्युत, बात कर लेते हैं जल विद्युत की, यानी जल विद्युत मतलब जल की वजह से जो विद्युत बनती है, यानी कि टरबाइंस लगा के, बांधों में बड़ी बड़ी टरबाइंस लगा के सॉरी, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसे बोलते हैं जल विद्युत, तो ये प्रदूषण मुक्त होती है। आप जानते हैं प्रदूषण तो इससे होता नहीं है। सिंचाई और मत्स्य को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उन बड़े बड़े बांधों में फिर टरबाइन लगाई जाती है, पानी को छोड़ा जाता है, उस पानी को हम सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, और जो बांधों में जो पानी है उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं, मत्स्यन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, और ये सस्ता है। तो ये जल उद्योग के फायदे हैं। हानि यह है कि स्थानीय समुदाय का विस्थापन हो जाता है, मतलब वहां पे जो आप बांध बनाओगे उस क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे होंगे उनका क्या हो जाएगा, विस्थापन, उन लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा, तो स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन, ये बांध जो बनाए जाते हैं वो निम्न क्षेत्र में बनाए जाते हैं, जहां पे नीचे जमीन होती है, तभी तो वहां पे क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा, तो जो नीचे वाले क्षेत्र हैं उनका क्या होता है, जल प्लावन, मतलब वो पानी में डूब जाते हैं। दूसरा है कि स्थापित करने में खर्चीला, एक बार लगाने में आपका क्या आएगा, खर्चा आएगा, बहुत बड़ा खर्चा आपको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा एक बार, उसके बाद में लाइफ टाइम आप फ्री है। आगे बात करते हैं कि पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दब रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। तो ये तो जीवाश्म ईंधन की बात मैंने बताया था ना, कि जो अवसादी सेलें थी, अवसादी सेलों में जो आपके पौधे और जो आपके जानवर थे, ठीक है, और उनके क्या हुआ कि वो दब गए, और ऊपर से मिट्टी आ गई, और लाखों वर्षों तक वो उसमें अंदर पड़े रहे अवशेष, और ऊपर से टेम्परेचर और प्रेशर का क्या पड़ा, उस पर इफेक्ट पड़ा, उसकी वजह से वो किस में परिवर्तित हो गए, जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। अगर हम बात करें जीवाश्म ईंधन में, तो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गए, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। बात करते हैं कोयला की। यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है कोयला। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजन, यानी कि जो आपके कोयला से जैसे भाप बनाते हैं ना, वो वाले इंजनों में, और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयला से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। कोयला से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो तापीय ऊर्जा होती है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे आपका कोटा में है शायद, वहाँ पे भी, या फिर 2-3 जगह पे है जहाँ पे ये कोयला से चलने वाले क्या हैं, अभी वहाँ पे वो हैं जहाँ पे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है कोयला से। तो जो कोयला से जो प्राप्त विद्युत होती है उसको तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पहले विशाल फर्न एवं दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्हित धूल के रूप में जाना जाता है, यानी कोयला को ही अंतर्हित धूल, यानी कि जमीन के अंदर की धूल कहा जाता है कोयला को, ठीक है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए हो गया, जर्मनी, रसिया, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। ये कोयला के उत्पादक देश हैं विश्व में सबसे आगे। चीन, यहाँ पे भी फिर यही चीन आ गया। चीन, यूएसए, जर्मनी, रूस और आपके दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ये सब चीन यहाँ पे है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है रानीगंज पश्चिम बंगाल में, तथा झरिया, धनबाद और बोकारो ये झारखंड में, यानी कि इधर की साइड में आपका वेस्ट बंगाल में, और आपके इसमें क्या बोलते हैं झारखंड में, यहाँ पे कोयला बहुत पाया जाता है बच्चों, ठीक है। कोयला धनबाद और बोकारो जो है ना, ये कोयला के बहुत अच्छे उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, झारखंड। अब बात कर लेते हैं आपके पेट्रोलियम की बात करते हैं। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, जिसे कहते हैं हम पेट्रोलियम। यानी कि वो पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, ठीक है, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, और
तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से तेल डाल देते हैं ना साइकिल में हम, थोड़ी सी बेरिंग थोड़ी सी वो करने के लिए, मुलायम करने के लिए। तो ये दोनों जो है वो गाढ़े काले द्रव्य, यानी पेट्रोल इस रूप में जो आप देखते हो इसी रूप में नहीं मिलता। जमीन से जब खुदाई होती है ना तब ये गाढ़ा और काला होता है, ठीक है। कैसा होता है? गाढ़ा और काला द्रव होता है, जिसे कहते हैं पेट्रोलियम। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका भेदन अपतटीय एवं तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करण शाला में भेजा जाता है, मतलब उसके बाद इसके लिए परिष्करण के लिए भेज दिया जाता है वहां पे आपकी इंडस्ट्रीज में, यानी फैक्ट्रियों में, जहां पे अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद, जैसे डीजल बन जाएगा, उसी से पेट्रोल बनेगा, मिट्टी का तेल बनेगा, मोम बन जाएगा, प्लास्टिक बनेगा, और स्नेक क्या है कि जो जिसे ग्रीस बोलते हैं, वो सब क्या है यहाँ पे तैयार होते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम क्या होता है? काला गाढ़ा द्रव होता है ना, और उससे जो बने हुए उत्पाद है इनको क्या बोला जाता है बच्चों? काला सोना। बोलते हैं ना कितना महंगा है ना, ये तो काला सोना ही बोलते हैं इसको, ब्लैक गोल्ड। तो ये आपको समझ में आया पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम को परिष्करण में बेचते हैं और उससे इससे क्या क्या मिलता है? डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, मोम और प्लास्टिक मिलता है, और स्नेक, इन सबको क्या बोलते हैं बच्चों? काला सोना बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या है? मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ये वाले हैं, मिडिल ईस्ट वाले, ईरान हो गया, इराक हो गया, यूएई हो गया और कतर। ये सब क्या है? पेट्रोल के अच्छे उत्पादक देश हैं। अन्य मुख्य उत्पादकों में यूएसए भी आ जाएगा, रसिया आ जाएगा, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई। भारत में भी पेट्रोलियम उत्पादन कहाँ होता है? डिगबोई में। बॉम्बे हाई मुंबई में है, और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा पे भारत में पाया। तो आपको भारत का याद होना चाहिए, वर्ल्ड का तो ठीक है, ईरान ईरान ये मिडिल ईस्ट वाले देश हैं, लेकिन भारत में आपको याद होना चाहिए असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई, और आपके कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा। तो भारत में कहाँ कहाँ हो जाएगा बच्चों? असम में डिगबोई, और मुंबई में बॉम्बे हाई, और गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में पेट्रोलियम उत्पाद पाए जाते हैं। और कोयला कहाँ पे था? धनबाद, पश्चिम बंगाल में और झारखंड में, जहाँ पे धनबाद और बोकारो, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में क्या था? रानीगंज। बात करते हैं प्राकृतिक गैस की बच्चों। देखो प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, यानी प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम के साथ ही मिलती है, पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है, और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस का भी प्रयोग क्या है? वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। इसके विविध उपयोग हैं। इसका उपयोग शक्ति के रूप में विद्युत पैदा करने के लिए, उद्योगों में तापन के लिए, रासायनिक, पेट्रो रसायन और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, और परिवहन ईंधन के रूप में, कोकन ईंधन के रूप में किया जाता है। विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, रसिया, ईरान, कतर, चीन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। यानी कि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो यूएसए, वर्ल्ड में बात करें तो यूएसए और रसिया, ईरान, यूएसए, रसिया, ईरान, यूएसए, रसिया, ईरान, कतर, चाइना, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यूके, नीदरलैंड, ये प्राकृतिक गैस के क्या है? उत्पादक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बच्चों प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडार मुंबई हाई, जहां पे बॉम्बे हाई में क्या मिल रहा था? तेल भी मिल रहा था, वहीं पे बॉम्बे हाई में बच्चों क्या मिल रहा है? आपका प्राकृतिक गैस भी मिलता है। तो बॉम्बे हाई, कृष्णा गोदावरी, वहां पे तेल भी मिल रहा था, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, त्रिपुरा और असम, त्रिपुरा असम, असम में क्या मिल रहा था बच्चों? डिगबोई में आपका तेल मिल रहा था। ऐसे सेम यहाँ पे असम में त्रिपुरा में क्या मिलता है बच्चों? प्राकृतिक गैस मिलता है। तो भारत में कहाँ हो जाएगा बच्चों? बॉम्बे हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कैम्बे हाई और त्रिपुरा और असम। तो याद करो, कृष्णा गोदावरी बेसिन, बॉम्बे हाई, कैम्बे बेसिन और त्रिपुरा और असम, इसमें क्या मिलता है बच्चों? आपको प्राकृतिक गैस मिलता है। जीवाश्म ईंधन की हमारी खपत में तेज वृद्धि के कारण चिंताजनक दर से तेल निश्चय का ह्रास हुआ है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय होते हैं। प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में है और सबसे स्वच्छ जलने वाली हाइड्रोकार्बन है, जो विद्युत पैदा करने के लिए जलाए गए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का आधा और कोयले के वायु प्रदूषक का 10वां हिस्सा प्रदान करती है। यानी आप देख रहे हो कि कोयले से जो प्रदूषण होता है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, उसके कंपेरिजन में ये 10वां हिस्सा पैदा करती है कौन? प्राकृतिक गैस। तो एक तरह से स्वच्छ ऊर्जा ईंधन बोल सकते हैं इसको। प्राकृतिक गैस ऊर्जा के नवीकरणीय या गैर परंपरागत स्रोतों को जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ विकल्प के रूप में समर्थन देने में मदद करती है। प्राकृतिक गैस के उपयोग से जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक जाने की यात्रा को पार करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, सीएनजी को क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में क्या बोलते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण पैदा करता है। इसलिए आजकल क्या किसके वाहन चलते हैं? आपके सीएनजी के। बात कर लेते हैं जल विद्युत की। तो जल विद्युत आप जानते हैं बच्चों, देखो इस तरह के बांध बनाए जाते हैं और यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है या टरबाइन लगाई जाती है और विद्युत पैदा की जाती है।
ये क्या है, सलल जल विद्युत परियोजना, जम्मू और कश्मीर में है सलल जल विद्युत परियोजना। सलल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है बच्चों, जम्मू कश्मीर में। देखो बच्चों विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन था नॉर्वे। विद्युत का सबसे पहले जल से जो विद्युत बनाई थी, पानी से जो टरबाइन घुमा के विद्युत बनाई थी, वो किसने बनाई थी बच्चों, नॉर्वे ने। कौन सी कंट्री ने, नॉर्वे ने। देखो बच्चों हम बात कर लेते हैं जल विद्युत की। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है, इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। यानी वर्ल्ड की जो एनर्जी है उसका जो 1/4 हिस्सा है वो किससे उत्पन्न होता है बच्चों, जल विद्युत से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। कौन कौन से देश हैं विद्युत उत्पादक में, आपके पराग्वे, नॉर्वे और ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं। भाखड़ा नागल बांध पे है, गांधी सागर पे है, और नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना इन पे है। ठीक है। इस तरह से ये आप देखो टरबाइन लगा के, यहाँ टरबाइन को घुमाया जाता है, यहाँ जनरेटर लगा के यहाँ पे लाइट्स को भेजा जाता है घर में। ठीक है। तो ये जल भंडार से ऐसे किया जाता है। तो इसका एक मेरे साथ पिछले क्लास में बोला था आपको, एक मूवी थी स्वदेश, परदेश थी शायद, परदेश या स्वदेश, जो इसकी मूवी थी शाहरुख खान की। उस मूवी में आपने देखा होगा वो गांव में इलेक्ट्रिसिटी लेके आता है, किस तरह से वो वहाँ पे पानी इकट्ठा करता है और फिर टरबाइन पे घुमाता है, तो इस तरह से बिजली आती है। तो वो ये इसी का उदाहरण है, किसका, जल विद्युत का। आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो यहाँ पे हमने अब तक जितनी भी बातें की वो किसकी स्रोत थी बच्चों, परंपरागत स्रोत। ठीक है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का अभाव हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय के उपयोग की आवश्यकता है। गैर परंपरागत मतलब जो परंपरागत रूप से उपयोग नहीं होते आ रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है। सोलर सेल अभी डेवलप हो रहे हैं। पवन ऊर्जा, विंड जो एनर्जी है, जो हम पवन चक्की लगाते हैं, पवन से जो मोटर से विद्युत पैदा कर रही है, जो पवन ऊर्जा हो गई। आपकी ज्वारीय ऊर्जा हो गई, जो ज्वार भाटे के टाइम पे जो एनर्जी पैदा की जाती है समुद्र में बड़े बड़े मोटर्स लगा के, टर्बाइंस लगा के। तो ये सब जो ऊर्जा है ये गैर परंपरागत है। ठीक है। इनसे जो मिलती वाली जो स्रोत हैं ये गैर परंपरागत है, क्योंकि इनका उपयोग अभी स्टार्ट हो रहा है। परंपरागत जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, ईंधन वीधन ये सब तो आप जानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत स्रोत, क्योंकि देखो परंपरागत स्रोतों पर एक बोझ पड़ रहा है। अब ऑब्वियसली बात आप जानते हो कि जो परंपरागत स्रोत है उनको हम लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं, अगर उनको ब्रेक नहीं दिया, ठीक है, उन पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी रही तो आगे आप जानते हैं कंडीशन क्या होने वाली है। ठीक है। इसीलिए अभी हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, गैर परंपरागत स्रोतों की तरफ। हम भाई हमारी डिपेंडेंसी किस पे होनी चाहिए, गैर परंपरागत स्रोतों पे ज्यादा होनी चाहिए, जो कि क्या होते हैं, नवीकरणीय होते हैं। जैसे हम बात करें सौर ऊर्जा, विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। यानी कि वर्ल्ड का सबसे पहला एक ऐसा सौर ऊर्जा से चलने वाला आपका बस अड्डा जो है वो कहां पे है, स्कॉटलैंड में है। ठीक है। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले, आप जानते हैं सोलर सेल आपने देखे होंगे, धूप की प्रचुरता वाले इस तरह के सोलर सेल होते हैं बच्चों, आपने देखे होंगे इस तरह के लगाए जाते हैं। और ये धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने वाले यातायात संकेतों में भी होता है। आजकल तो बहुत ज्यादा आपने देखेंगे स्ट्रीट लाइटों पे सोलर सेल लगा देते हैं, दिन में वो चार्ज देते हैं, लाइट रात में वो लाइट रोशनी देते रहते हैं। या फिर बहुत जगह पे जहाँ पे आपकी पूरे समुदाय में, पूरे गांव में कहीं कहीं लगा देंगे। आजकल सोलर सेल को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। और जैसे ये मेनली चलेगा कहाँ पे, ये कहाँ पे यूजफुल है, ये यूजफुल होगा वहाँ पे उस क्षेत्र में जहाँ पे धूप ज्यादा पड़ती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए तो बहुत जरूरी है। इसलिए शायद एक वो है ना वन ग्रिड वन सेल कुछ करके एक योजना चलाई थी पीएम मोदी की, पूरे वर्ल्ड को जोड़ने के लिए। तो वो वाली सेल का जो पूरी उस वाली जो वो है आपकी जो योजना है, परियोजना है, उसको पूरा भारत ही हैंडल कर रहा है। उसमें बहुत बड़े सोलर सेल्स बहुत बड़े क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। जैसे आपका थार का रेगिस्तान है, उसमें ये बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं आप इसको। ठीक है ना। कच्छ के रण में भी आपने देखे होंगे ये सब सोलर सेल लगा रखे हैं, विद्युत उत्पन्न की जा रही है, क्योंकि उस जगह पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा क्षेत्र वैसे भी कुछ काम का नहीं है, जगह वैसे भी खाली पड़ी रहती है। तो सोलर सेल वहाँ पे लगा के ये बहुत ज्यादा हमारे क्या है, काम के हो सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमने सोलर ऊर्जा के बारे में जाना, सोलर सेल के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं बच्चों पवन ऊर्जा। ठीक है। देखो पवन ऊर्जा का एक
असमाप्य स्रोत है। पवन ऊर्जा आप जानते हैं पवन कभी खत्म होने वाली नहीं है। पवन होती क्या है, जब विंड जो है, हवा जो है, जब हवा को गति मिल जाती है, जब वायु को गति मिल जाती है, तब वो पवन कहलाती है। तो पवन कभी खत्म नहीं होगी, हवा हमेशा चलती रहती है, ठीक है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाज को पीसने, जल निकालने के लिए चिरकाल से चला रहा है, मतलब लंबे समय से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्र और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां पे स्थित है। पवन फार्म कहाँ लगे होते हैं, नीदरलैंड में, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। अब बात करते हैं बच्चों परमाणु ऊर्जा की। ये भी एक नया चीज है परमाणु ऊर्जा, ठीक है। अभी तक परमाणु का या फिर आपकी जो एटॉमिक एनर्जी है उसका जो क्या था कि देखो एटॉमिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, परमाणु में ऊर्जा बहुत ज्यादा है। इसको कंट्रोल अगर आप कर लोगे ना तो मान लो कि आप इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हो। देखो परमाणु बम में आप जानते हो कि कितनी ज्यादा भीषण, एक छोटा सा बम 1000-1500 किलो का बम जो होता है वो पूरे क्षेत्र को खत्म कर देता है, ठीक है। पूरे एरिया को, जो आपका नागासाकी, हिरोशिमा पे आप एग्जांपल देख ही सकते हो। 1945 में शायद सेकंड वर्ल्ड वार में यूएसए ने जो जापान के दो देश नहीं, आप बोल सकते हो दो डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो, या दो मतलब दो शहर जो खत्म किए थे जापान में, नागासाकी, हिरोशिमा, लिटिल बम और फैट मैन, जिसपे जो दो बम डाले गए थे परमाणु बम। तो उन्होंने कितना ज्यादा मतलब दो शहरों को ही खत्म कर दिया, और अभी तक वहां पे इतना अच्छा खासा जीवन नहीं है। तो वो क्या है कि अनकंट्रोल्ड एनर्जी वहां पे पैदा होती है परमाणु बम से, ठीक है। परमाणु बम से क्या होती है, अनकंट्रोल्ड एनर्जी, क्योंकि उसमें नाव की रिएक्शन, नाव की चेन, ये सब क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो नाव की संलयन, नाव की ये सब न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब क्रिया होती है। तो वो जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा भीषण आपकी ऊष्मा और हीट पैदा करती है कि उस पूरे क्षेत्र को खत्म कर देती है, ठीक है। और रेडिएशन का इफेक्ट तो होता ही है। लेकिन अगर इसी परमाणु ऊर्जा को, तब उन्होंने देखा कि ये जो परमाणु ऊर्जा की जो एनर्जी है इसको अगर कंट्रोल्ड किया जाए, ये अनकंट्रोल तो मतलब कोई भी चीज है अगर अनकंट्रोल्ड होगी तो वो क्या करेगी, आपका विनाश करेगी। लेकिन अगर कोई भी चीज है अनकंट्रोल्ड को अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करेगी, आपके लिए हेल्पफुल होती है। वो हर एक चीज में आप बोलते हैं एक तरह से ये दो ही चीजें होती हैं, एनर्जी विनाशकारी भी हो सकती है और एनर्जी निर्माणकारी भी हो सकती है, ठीक है। आपकी सृष्टि के लिए वो फायदेमंद भी हो सकती है, नुकसानदायक भी। अगर अनकंट्रोल यूज होगा तो नुकसानदायक है, अगर कंट्रोल यूज होगा तो फायदेमंद है। जैसे कि ये परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे थे, परमाणु ऊर्जा में क्या यूरेनियम, थोरियम, इनके जो यूज किया जाता है, इनसे जो प्राप्त ऊर्जा है उसको नाभिकीय रिएक्टरों में क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अगर उसको कंट्रोल कर पाते हैं तो उससे क्या है, हम बिजली यूज कर सकते हैं, और उसको और अन्य रूपों में भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि इसमें स्टार्ट करते हैं कि परमाणु ऊर्जा जो है प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ है, यानी कि क्या है, न्यूक्लियर एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, जैसे यूरेनियम हुआ, थोरियम के परमाणु के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, यूरेनियम और थोरियम के जो परमाणु होते हैं उनका जो केंद्रक है, ठीक है, न्यूक्लियस है, उसमें जो ऊर्जा होती है उससे प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। क्या होता है इसमें, नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है, और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है, यानी परमाणु ऊर्जा सबसे ज्यादा कौन जनरेट कर रहा है, यूएसए और आपका यूरोप कर रहा है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है, यानी भारत में राजस्थान में और झारखंड में क्या है, यूरेनियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। थोरियम कहां पर है, केरल में है, किसमें, मोनोजाइट बालू में। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा। ये आप याद कर लीजिएगा, ये एक थोड़ा पूछा जा सकता है, ठीक है। एक तो यूरेनियम कहां मिल रहा है भारत में, ठीक है, राजस्थान में और झारखंड में, और थोरियम कहां मिल रहा है आपका, केरल में मोनोजाइट बालू में। फिर पूछेंगे कि परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहां कहां है, तो तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा। कर्नाटक वाला याद रख लेना, कैगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा की। ये भी क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा की जाती है। वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो हमें किससे मिलती है, पृथ्वी से मिलती है। वो कौन सी होती है, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तापमान में लगातार वृद्धि होती है, और कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जो झरने हैं उनमें उबलता पानी निकलता है, कहीं कहीं पे पानी अपने आप गर्म हो रहा है। तो ये सब जो है उस रूप में, ये जो ऊर्जा है पृथ्वी की जो भूतापीय ऊर्जा, वो उस रूप में कभी कभी प्रकट होती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। किसमें उत्पन्न की जाती है, किसमें यूज की जाती है, शक्ति उत्पादन में। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा क्या है, संयंत्र है, ठीक है।
इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी है। लद्दाख में कहाँ पे? पूगा घाटी, और मणिकर्ण में ये भूतापीय ऊर्जा है। देख रहे हो आप, भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पका रहे हैं, ठीक, पानी गर्म हो रहा अपने आप ही, ये होती है भूतापीय ऊर्जा, ठीक। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? फ्रांस में। देखो ये है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। ऊर्जा उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की गाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल है, ठीक है। अब ज्वारीय ऊर्जा होती क्या है? देखो ये टरबाइन लगी हुई है आपकी, यह टरबाइन लगी हुई है ना आपकी, यहाँ पे टरबाइन। इसमें क्या होता है कि जब उच्च ज्वार आते हैं, पानी में आपने देखा होगा ना, ज्वार जानते हैं ना, ज्वार भाटा मैंने बताया था, उच्च ज्वार निम्न ज्वार, तो ऐसे लहरें आएंगी तो ये टरबाइन को क्या करेंगे? वो घुमा देंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर इस टरबाइन को घुमा देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जब ऊंची लहरें आती हैं तो वो क्या करती हैं? टरबाइन को घुमाती हैं। तो उच्च ज्वार के टाइम पे ये ऊर्जा का, इस जो पानी की ऊर्जा, पानी क्या कर रहा है? उच्च ज्वार आ रहे हैं पानी से, तो इसमें तो कोई आपको खर्चा भी नहीं हो रहा, और टरबाइन घूम रही है, क्या मिल रही है आपको? विद्युत मिल रही है। तो इस तरह की जो ऊर्जा मिलती है इसको क्या बोलता है बच्चों? क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम बायोगैस की। बायोगैस तो आप जानते ही हैं, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, गोबर, ये सब, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जाता है। इसे बायोगैस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बायोगैस। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित हो जाते हैं। जैविक जो अपशिष्ट होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करता है? बायोगैस में उसको बदल देता है, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है, और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का क्या होता है? उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, ठीक है। यानी कि किसी चीज का बचत करके ही आप किसी चीज का उत्पादन कर सकते हो। बोलते हैं ना, पैसे अगर आप कमा नहीं सकते तो पैसे आप बचा लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? पैसा कमाना हो जाएगा। ऐसे ही सेम, अगर आप ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते तो आप ऊर्जा का कम से कम मितव्ययता मत करिए, मतलब ज्यादा खर्च मत करिए। ऊर्जा को आप एक तरह से अच्छे नागरिक के रूप में यूज कीजिए, ठीक है। ऊर्जा को जितना बचा सकते हो वही क्या कहलाता है बच्चों? उत्पादन भी कहलाता है। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक दो बार ढंग से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मेरा ये मानना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अगला जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 जो रहेगा अपना, वो रहेगा इसमें कौन सा, वो भी देख लेते हैं कौन सा आने वाला है, उस हिसाब से आप तैयार हो जाइएगा। वन मैंने करा दिया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अगला है कृषि। ये कृषि, उद्योग और मानव संसाधन। ये चैप्टर जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली बुक काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्वेश्चंस की दृष्टि से या एग्जाम्स की दृष्टि से। तो अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम कृषि। अगले वीडियो में मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।